कभी सोचा है कि एक छोटे से तालाब की मछली और एक घने जंगल का शेर दोनों एक ही अदृश्य धागे से कैसे जुड़े हो सकते हैं? आज हम उसी नियम को समझेंगे जो हमारे ग्रह पर जीवन का पूरा ताना बाना बुनता है। चलिए पारितंत्र के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, हमारे आसपास जो भी जीवन है, ये पेड़ पौधे, ये जानवर, ये सब आखिर आपस में जुड़े कैसे हैं? क्या कोई कनेक्शन है? और यही तो प्रकृति का जादू है कि यहाँ कुछ भी अकेला नहीं है। हर चीज, हर जीव जीवन, मृत्यु और फिर से जीवन के एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र में बंधा हुआ है। और इसी शानदार जाल को, इसी कनेक्शन को हम कहते हैं पारितंत्र या इकोसिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं और इस ताने बाने को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये पारितंत्र होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि पारितंत्र प्रकृति का एक स्टेज है, एक ऐसा स्टेज जहां सारे जीवित जीव यानी बायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, और सिर्फ आपस में ही नहीं बल्कि अपने आसपास के माहौल से भी, जैसे पानी, हवा, मिट्टी यानी एबायोटिक फैक्टर्स से भी। और यहां सबसे जरूरी शब्द है इंटरैक्शन, क्योंकि इसी लेन देन से तो जीवन का पूरा खेल चलता है। और देखिए, यह साइज की कोई लिमिट नहीं है। एक पारितंत्र एक छोटे से तालाब जितना छोटा भी हो सकता है, या फिर एक विशाल जंगल, एक पूरा का पूरा महासागर। सच तो यह है कि हमारी पूरी पृथ्वी भी अपने आप में एक ही बहुत बड़ा पारितंत्र है। अच्छा, हर सिस्टम को चलने के लिए फ्यूल यानी ऊर्जा चाहिए। तो इस पारितंत्र को चलाने वाला पावर हाउस कहाँ है? इसकी ऊर्जा आती कहाँ से है? चलिए इस एनर्जी के सफर को ट्रैक करते हैं, जो सूरज से शुरू होता है और पौधों तक पहुंचता है। हमारे ग्रह पर जीवन का जो इंजन है वो है सूरज। यही ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स है। और पौधे? वो हैं नेचर के सबसे बेहतरीन सोलर पैनल्स, जो फोटोसिंथेसिस के जरिए सूरज की रोशनी को जीवन देने वाले खाने में बदल देते हैं। ऊर्जा को पकड़ने के इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्राथमिक उत्पादकता। आसान भाषा में कहें तो ये वो स्पीड है जिससे पौधे खाना यानी ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। ये पूरे पारितंत्र का शुरुआती एनर्जी बजट है, जिससे हर दूसरे जीव को अपना हिस्सा मिलता है। तो ये बजट आखिर कितना बड़ा है? अंदाजा लगाइए। हर साल हमारा पूरा ग्रह करीब करीब 170 अरब टन ऑर्गेनिक मैटर बनाता है। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। देखिए, जमीन करीब 115 अरब टन पैदा करती है, जबकि महासागर, जो हमारी धरती का 70% हिस्सा है, वो सिर्फ 55 अरब टन ही बना पाते हैं। सोचिए, इतने बड़े होने के बावजूद महासागर कुल उत्पादकता का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही देते हैं। तो ठीक है, पौधों ने ये सारी एनर्जी बना ली, पर अब ये जाती कहाँ है? बस यहीं से हमारी कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है, आहार श्रृंखला, या सीधे सीधे कहें तो कौन किसको खाता है। चलिए इस एनर्जी के खेल के किरदारों से मिलते हैं। सबसे पहले हैं उत्पादक यानी पौधे, जो खाना बनाते हैं। फिर आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी, जो इन पौधों को खाते हैं। इनके बाद आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता यानी वो मांसाहारी जो शाकाहारियों को खाते हैं। और इस चेन में सबसे ऊपर होते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जो दूसरे मांसाहारियों का शिकार करते हैं। याद रखिए, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक वन वे स्ट्रीट की तरह होता है। इसमें कोई यू टर्न नहीं है। एनर्जी हमेशा सूरज से उत्पादकों तक और फिर वहां से उपभोक्ताओं की चेन में आगे ही बढ़ती जाती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सारी की सारी एनर्जी अगले लेवल तक नहीं पहुंचती। असल में एक लेवल से अगले लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है। इसे आप प्रकृति का 90% एनर्जी टैक्स समझ सकते हैं। हर स्टेप पर एनर्जी कम होती जाती है, और यही एक नियम जीवन की पूरी बनावट को तय करता है। आइए देखते हैं ये असल में दिखता कैसा है। पहले लेवल पर हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, जैसे घास फूस, पेड़ पौधे। दूसरे लेवल पर हैं उनको खाने वाले टिड्डे या गाय। तीसरे लेवल पर हैं पक्षी और भेड़िए, जो इन शाकाहारियों को खाते हैं। और सबसे ऊपर चौथे लेवल पर हैं इंसान और शेर जैसे टॉप शिकारी। पर जब ये सारे जीव मर जाते हैं, तो क्या उनकी एनर्जी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है? क्या ये कहानी का अंत है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर एंट्री होती है प्रकृति के सबसे जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखे किए जाने वाले हीरोज की, द रिसाइक्लर्स। जब कोई भी जीव मरता है तो वो अपरद बन जाता है, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर। और ये प्रकृति के सबसे बड़े रिसाइकलिंग प्रोग्राम के लिए कच्चा माल होता है। इस प्रोग्राम को चलाते हैं इकोसिस्टम के गुमनाम हीरो, अपघटक यानी डीकंपोजर्स। ये रिसाइकलिंग प्रोसेस 5 कमाल के स्टेप्स में होता है।
सोचिए एक पत्ता जमीन पर गिरा। पहले केंचुए जैसे जीव उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, ये है खंडन। फिर बारिश का पानी इन टुकड़ों से पोषक तत्वों को मिट्टी में घोल देता है, ये है निक्षालन। इसके बाद बैक्टीरिया और फंगस इसे और भी छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, ये है अपचयन। इस प्रोसेस से ह्यूमस नाम का एक गहरा पोषक पदार्थ बनता है और आखिर में दूसरे माइक्रोब्स इस ह्यूमस को तोड़कर पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में छोड़ देते हैं ताकि पौधे उन्हें फिर से इस्तेमाल कर सकें। और इस तरह जीवन का चक्र पूरा हो जाता है। तो हमने ऊर्जा का फ्लो और चीजों का रिसाइकलिंग देख लिया। अब अगर हम थोड़ा जूम आउट करके इस पूरी तस्वीर को देखें तो हमें एक अदृश्य बनावट नजर आती हैं जो इन सब को एक आकार देती हैं, जीवन के पिरामिड। एक इकोलॉजिकल पिरामिड हमें दिखाता है कि अलग-अलग लेवल पर जीवों की संख्या या वजन में क्या रिश्ता है। हर लेवल एक पोषण स्तर है। मिसाल के तौर पर एक घास के मैदान में लाखों घास के पौधे होते हैं जो कुछ हजार टिड्डों को सपोर्ट करते हैं। ये टिड्डे कुछ 100 पक्षियों का पेट भरते हैं और वो पक्षी शायद आखिर में सिर्फ एक बाज को सपोर्ट करते हैं। ये तो काफी लॉजिकल लगता है ना, एक चौड़ा बेस और ऊपर की तरफ पतला होता हुआ स्ट्रक्चर। लेकिन क्या ये पिरामिड हमेशा ऐसे ही सीधे होते हैं? हैरानी की बात है, लेकिन जवाब है नहीं। कभी कभी ये उल्टे भी हो सकते हैं। समुद्र में बायोमास का पिरामिड देखिए। यहां प्रोड्यूसर्स यानी पादप लवक का वजन बहुत कम है, लेकिन वो अपने से कहीं ज्यादा वजन वाले ज़ूप्लैंक्टन यानी उपभोक्ताओं को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि पादप लवक बहुत तेजी से पैदा होते और बढ़ते हैं। लेकिन एक पिरामिड है जो कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, ऊर्जा का पिरामिड। ये प्रकृति का एक पक्का नियम है। क्योंकि हर स्टेप पर एनर्जी गर्मी के रूप में खो जाती है, इसलिए कुल ऊर्जा हमेशा सबसे नीचे सबसे ज्यादा होती है और ऊपर जाते जाते घटती जाती है। ये उसी 10% रूल का नतीजा है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। आज हमने जो कुछ भी देखा, ऊर्जा का प्रवाह, पोषक तत्वों का चक्र, जीवन के पिरामिड, ये सब एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करता है। सब कुछ एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या होता है जब इस इतनी जटिल चेन की सिर्फ एक कड़ी भी टूट जाती है?